हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं और मतलब ज़्यादा मार्क्स के आते हैं सवाल इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये हम एकदम बेसिक से लेक्चर स्टार्ट करेंगे, देन फिर एडवांस लेवल तक हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का दो मतलब हम समझ सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी एक तो एनर्जी का रूप है, ठीक है, जो हमें लाइट देता है, हीट देता है, या एक तरह से पावर जनरेट करता है मशीन को वर्क करने के लिए। ठीक है, दूसरे में अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक साइंस का ब्रांच है, या फिजिक्स का ब्रांच है कह सकते हैं, जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, यानी कि करंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या बेटा, इट इज अ form of energy that gives us light, heat and generate power to work machine। ठीक है बेटा, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, आम भाषा में, तो इलेक्ट्रिसिटी का यही मतलब होता है कि एक वही एनर्जी का रूप है। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या देता है बेटा, हीट देता है, पावर जनरेट करता है, लाइट देता है। पावर जनरेट क्यों करवाते, किसी मशीन को वर्क करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड रन कर रहा है, इसके लिए भाई पावर चाहिए, तो कौन दे रहा है, भाई वो इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहा है। ये कैमरा हो गया, माइक हो गया, ठीक है, ये सब मशीन को वर्क करने के लिए पावर जनरेशन का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का एक और मतलब होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो दूसरा डेफिनेशन विल क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज द branch of physics that deals with study of flowing charges। अब पहला सवाल कि भैया ये चार्ज क्या है। ठीक है, चार्जेस, या इसको हम फ्लोइंग चार्जेस को क्या कह सकते हैं बेटा, इसको कह सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का वही मतलब हो गया कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम फ्लोइंग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जो आपका 10th क्लास का चैप्टर है, ये उठाया गया 12th क्लास के यूनिट से, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब भैया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता क्या है, ध्यान से देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, इसमें बेसिकली हम दो चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, कह सकते हो दो अपना सेपरेट यूनिट है इसका। ठीक है, सबसे पहला कौन सा भैया, तो सबसे पहले को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, जो दूसरा इसका यूनिट है बेटा, इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दो यूनिट पढ़ते हैं बेटा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है बेटा चार्जेस, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। अगर हम रेस्ट चार्जेस की प्रॉपर्टीज या उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब वही चार्ज मोशन में आ जाता है एंड देन वो जो भी फिनोमेना जनरेट करता है या उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम रेस्ट चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। और जब चार्ज मूव करता है तो क्या बनाता है, करंट बनाता है। ठीक है, सो करंट बनने के लिए सिर्फ चार्ज का होना जरूरी नहीं है, चार्ज का मोशन में आना जरूरी है, कि चार्ज को मूव करना जरूरी है बेटा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है बेटा, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस। ठीक है, रेस्ट चार्जेस के बारे में हम स्टडी करते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये बार बार चार्ज आ रहा है भैया, चार्ज है क्या? अभी हम बात करने वाले चार्ज के बारे में, ठीक है। अभी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, पर अभी तुम जान लो कि हम चार्ज को बेटा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब भी ये चार्ज बेटा जी रेस्ट में होता है, जब भी ये चार्ज किस में होता है बेटा? रेस्ट में होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यही चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। ये हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे बेटा, और 12th क्लास में 2 इसके चैप्टर मिलेगा आपको, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है। हमें 10th में क्या पढ़ना है? हमें 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। करंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो मोशन में है, जैसे कि वाटर करंट, जब वाटर मोशन होती है वाटर करंट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो वैसे ही जब चार्ज मोशन में आता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, ठीक है। और इसी के स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट इज द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस, और याद रहे बेटा, जब चार्ज, क्यू मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज, ठीक है। जब चार्ज बेटा मोशन में आता है, ठीक है, जब चार्ज मोशन में आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, वैसे तो चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए हमें इलेक्ट्रिक करंट से, बट हम पहले चार्ज की स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा एक एक बेसिक हम लेके चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। आइए, टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसके वजह से मैटर दूसरे पार्टिकल पे या दूसरे मैटर पे या तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है या तो वो एक्सपीरियंस कर सकता है। अब इसी मैटर की इंट्रिंसिक या कह सकते हो एक तरह से फंडामेंटल या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। सो पहली बात क्या है? चार्ज होने के लिए हमें मास चाहिए, ठीक है, चार्ज होने के लिए हमें मास चाहिए। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैटर की यानी पार्टिकल की क्या होती है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है या खुद एक्सपीरियंस कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। चलिए, सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज इंट्रिंसिक या ऐसे लिख लो, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it can apply or experience इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है भाई। चलो, तो यही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये चार्ज कितने प्रकार का होता है? सब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा, वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा जी? एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, या कह सकते हो जिसके पास डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है भैया? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर, ठीक है। जैसे आप चीनी लेने आते हो, बोलते हो 5 केजी चीनी दे दो, ठीक है, या 10 केजी आटा दे दो, 5, 10, ये सब है क्या? मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो वैसे इसके पास सिर्फ नंबर होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं, या मोर एक्यूरेटली या मोर करेक्टली बोला जाए तो इसके पास डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटी कौन से होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी के पास अपना डायरेक्शन होता है, यानी कि उसके पास एक अपना डायरेक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। चलिए, सो स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास क्या होते हैं? डायरेक्शन नहीं होते, ठीक है, नो डायरेक्शन, ठीक है। इनके पास बेटा डायरेक्शन नहीं होते हैं,
क्या होता है भैया जी, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, इसके पास बच्चा मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। अच्छा, तो यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम कूलॉम्ब कहते हैं। कूलॉम्ब को बेटा C से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, कूलॉम्ब को C से रिप्रेजेंट करा जाता है। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते बेटा कि ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। There is two types of charges, one is positive charge and another is negative charge। अगर आपसे कोई पूछे क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, सबसे छोटा, तो आप क्या बोलोगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन सबसे छोटा फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, सो प्रोटॉन क्या होता है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा। ठीक है, चलिए अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो यहां पे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज। इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव। ठीक है, चलो सो इतना क्लियर है। हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है बेटा, मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। यूनिट क्या है चार्ज का भैया, यूनिट कूलॉम है। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल में पढ़ लिया होगा। क्या पढ़ा होगा, आज एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl। ठीक है, अभी NaCl का फॉर्मेशन क्या होता है, इधर हम सोडियम को लेते हैं, ठीक है, और इधर क्लोरीन को लेते हैं। सभी को पता है कि जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल की गेन करने की। तो अगर सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन जहां पे जाता है उसको नेगेटिव बना देता है, क्योंकि भाई नेगेटिव जहां पे जाएगा उसको नेगेटिव बना देगा। इसका वैसे रीजन है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा हो जाता है इसलिए नेगेटिव, और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसकी वजह से क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव। तो सोडियम के पास यानी कि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है आयंस का। ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना बेटा, पॉजिटिव आयंस, वो होता क्या है, ऐसे एटम या ऐसे चार्ज स्पीशीज होते हैं जिनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायंस कहते हैं बेटा। ठीक है, और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा, आयंस बनता है। आयंस होते क्या है, चार्ज एटम या मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। चलिए, तो ये तो थोड़ा हमने केमिस्ट्री का ज्ञान दे दिया यहाँ पे, जो कि आपने पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या, चार्जेस के बारे में हमने इतना पढ़ा, उसके बाद चार्जेस की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइए। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है क्या, कि जब भी लाइक चार्ज पास में रखा जाता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस repel each other
एंड सेकेंड है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मान के चलो मैंने पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आया, ठीक है, तो क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये दूर भागते हैं, यानी इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहा हूँ पास में, तो ये क्या होंगे, ये भी क्या करेंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि इनमें क्या लगता है, रिपल्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, और इसमें क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। जब भी लाइक चार्जेस को रखते हैं तो दोनों रिपेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, वही एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाए और दूसरा क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। किस पे लगता है, जब चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, ठीक है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, वैसे तो थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में 10th क्लास में जिक्र नहीं करा गया, बट फिर भी पढ़ लेते हैं, आगे अगर साइंस स्ट्रीम लोगे तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अभी एक चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, हमने मास कंजर्वेशन पढ़ा है ना, किसमें, 9th क्लास में, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल चैप्टर में। तो जैसे होता है ना, मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सभी को याद होगा, रट्टा मार रखा होगा, ठीक है। सेम स्टेटमेंट उठाना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे अप्लाई कर देना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज को नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि किसी सिस्टम का, ठीक है, या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी कि कंजर्व होगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। चलो, तो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि चार्ज को नहीं क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल था उतना रहेगा, ठीक है। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं भाई साहब, और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी किसी सिस्टम में जो टोटल आइसोलेटेड चार्ज, मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो टोटल चार्जेस या टोटल चार्ज in an isolated system is constant। तो हमने अभी 3 प्रॉपर्टी पढ़ा, चौथा प्रॉपर्टी है भाई एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चौथा प्रॉपर्टी कौन सा भाई, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जैसे हम अलजेब्रिक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिमिलरली हम चार्ज को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अलजेब्रिक समेशन, ठीक है। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में क्या होता है भाई, चार्जेस कैन algebraically added और सब्ट्रैक्टेड, चार्ज को हम बेटा algebraically ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो यहाँ पे +5 कूलम चार्ज है, ठीक है, कोई मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, वहां पे +5 कूलम चार्ज रखा है और दूसरा -3 कूलम चार्ज रखा है। तो अगर मैं आपसे टोटल चार्ज पूछूं इस सिस्टम में कितना होगा भाई, तो टोटल चार्ज कितना होगा, जैसे अलजेब्रा ऐड करते हो भाई, +5 -3 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया, कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, प्लस का 2 है, माइनस का बड़ा नंबर प्लस है, तो आपका जो ओवरऑल नेट चार्ज आएगा वो +2 कूलम का हो जाएगा। तो जस्ट जो अलजेब्रिक हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वही रूल को फॉलो करता है हमारा चार्ज। क्यों, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, नंबर ही तो होता है, तो जैसे नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसे इनका भी होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, मान के चलो मेरे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें -10 कूलम चार्ज है और दूसरा +10 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है, 10 में से 10 गया, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो जो नेट चार्ज होगा सिस्टम पे क्या आ जाएगा, 0 हुई। यानी कि हम कह सकते हैं ये सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यही तो होता है एटम में। एटम में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कार्बन, ठीक है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इधर देख लो आदित्य, क्या कर रहे हो, इधर पढ़ लो बच्चे, ठीक है। देखो,
सो भाई क्या होता है कि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। सो भाई दोनों का जो समीशन होगा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कोई एटम है कार्बन, हमने कार्बन लिया था, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, आकाश आप बताओ? 6 होता है मास या एटॉमिक नंबर? हाँ, मास 12 होता है, बहुत बढ़िया आकाश, मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब भाई 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को जोड़ो, कितना आ जाएगा 0। अब क्योंकि कोई भी एटम ले लो, कोई भी एटम, ठीक है, कोई भी एटम ले लो, ठीक है, किसी एटम में, ठीक है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना नंबर ऑफ क्या होता है, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसलिए ओवरऑल नेट चार्ज कितना आता है बेटा, 0 आता है। नेट चार्ज क्या आता है, 0। तभी हम कहते हैं कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, तो चार्ज कब आ जाता है, अभी बताया मैंने, यहाँ पे देखिए, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, जब एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। वैसे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ये चार्ज कब आता है, ट्रांसफर जब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के तब आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया कुछ समझ में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए डेडिकेटेड या स्पेशली अलग से वीडियो बना के हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर फिर एक न्यूमेरिकल करना होगा हमें, जो कि ये वाला है, ठीक है। चलिए, तो कितने प्रॉपर्टी हो गए हमारे, कितने प्रॉपर्टी हो गए, 4 हो गए, ठीक है, 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब ये चार्ज क्वांटाइज होते हैं, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, एक पहले इसका फॉर्मूला लिखवाता हूं फिर मतलब समझाता हूं, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब यहाँ पे Q बराबर NE, Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। सबका मतलब समझ रहे, ध्यान से देखो। ये Q क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो माइनस, पहली बात तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये होता है किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 9th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो, इसको याद करके भी आ रहे हो वैल्यू को, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा आपको। अच्छा, अगर मैं आपको बात करूं प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भैया, तो प्रोटॉन पे भी तो सेम ही चार्ज होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस साइन अलग होता है, ठीक है। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, है ना। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वैल्यू सेम आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो क्या मैं कह सकता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है उतना प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी कि साइन ले रहे प्लस पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो E मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये N में कमाल है सारे, N से आपको समझ में आ जाएगा ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। N, यहाँ पे N की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ऐसी 3 ले सकते हैं, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। N कभी भी डेसिमल नहीं होगा, N कभी भी डेसिमल नहीं होगा, ना ही ये डेसिमल होगा और ना ही फ्रैक्शन होगा। मतलब नंबर को अब कभी 1.2, 3.6 ये नहीं ले सकते, या फिर 1/2, 3/4, सॉरी 4/3, है ना, या फिर मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते बेटा, ठीक है। चलिए, सो ना ही N वैल्यू, N डेसिमल हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। तो क्या होगा, N हमेशा इंटीजर होगा, N हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। N हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि जो चार्ज किसी भी बॉडी पे या किसी भी एटम पे या किसी भी मतलब किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। जैसे हम किसी भी पर्सन की काउंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, 1 2 3, ऐसा तो नहीं बोलते 3.5 हो गया वो, या अगले वाले बंदे को 6 बोल दिया, ठीक है। मतलब नंबर वाइज करते हैं ना, 1 2 3 4, 3.5 3.6, ये सब तो कुछ नहीं होता नंबर में, ठीक है। तो जैसे हम काउंटिंग करते हैं पर्सन की 1 2 3, जस्ट लाइक किसी भी एटम पे या किसी भी सब्सटेंस में और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज होते हैं, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू में होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही सो ऑन सो ऑन। तो भाई इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट, charge always present in integral multiple, integral multiple, ठीक है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होंगे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, यानी कि इंटीजर में होंगे, कभी भी डेसिमल या कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो टॉपिक का नाम 10th क्लास में नहीं है क्वांटाइजेशन चार्ज, जस्ट आपको फॉर्मूला दिया गया है और उसमें 1-2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है।
सो क्योंकि ये फॉर्मूला दिया हुआ था इसलिए मैंने पूरे टॉपिक को डिटेल में कवर कर दिया, आपको आगे काम ही देगा, ठीक है, 12th क्लास में। चलिए तो इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस, कि मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऐसे समझ लो कि कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम चार्ज बनाता है। अब ये कैसे करें, तो देखो पहले गिवन डाटा देखो, इसमें गिवन दिया क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर यानी कि हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज की वैल्यू गिवन है कितना, 1 कूलम, कि एक कूलम में एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाते हैं। फॉर्मूला लगाओ, Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, n ही होता है। Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम है, पुट कर दो, n निकालना है हमें। अच्छा E कितना होता है, कौन बताएगा आप में से, E की वैल्यू बताओ कितना होता है, बहुत बढ़िया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। चलिए वैसे यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं, क्यों, हम नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे, ओके। चलो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, अच्छा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो भाई n इसको यहीं पे रखते हैं, इसको नीचे फेंक दे रहे हैं, तो भाई 1 कूलम, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ने कूलम को मार दिया, ठीक है। अच्छा अगर ये माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 19, है ना। अच्छा ये डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, है ना, तो 1 0, अच्छा नीचे 16 हो गया, और ये 10 की पावर 19, ऊपर जाके क्या हो गया बेटा, 19। अब मेरे को इसको डिवीजन करना, तो मैं इससे ना 19 जीरो इसके पास एक उधार मांग रहा हूँ, तो 19 में से एक आ गया, 100 बन गया, और ये 18 हो गया, ठीक है। सो 100, एक जीरो यहाँ पे ले लिया हमने, 16, अब इसके पास कितने जीरो बचे, 18, क्योंकि एक तो कम हो गया, तो इंटू 10 की पावर 18, इसको बच्चा अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें नंबर लेना है और नंबर कभी भी पॉइंट भी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली हम 6 इंटू 10 की पावर 18 लेते हैं, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, 6 इंटू 10 की पावर 18, इसके बाद 18 जीरो, ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके सिर्फ मात्र एक कूलम का चार्ज बना रहे हैं, यानी कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसको बनाने के लिए इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ से हमें मतलब क्या फील आया, मतलब क्या हमने सीखा कि भाई ये जो कूलम होता है ना, कूलम 1 कूलम, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत बड़ा यूनिट होता है बेटा, ठीक है, 1 कूलम क्या होता है, इज अ बिगर यूनिट, ठीक है, काफी बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम प्रैक्टिकली थोड़े इसके कम मतलब क्या कहते हैं, इसे छोटे यूनिट लेते हैं, छोटे यूनिट जैसे कि होता है 1 मिली कूलम होता है, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम होता है, 1 नैनो कूलम होता है। अच्छा 1 मिली कूलम में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 कूलम होता है, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6, और नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। सो इस वैल्यू को याद रखना, कभी कभार न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। सो ये था हमारे पास, हमने चार्जेस के बारे में सारी स्टडी कर ली, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वैसे ये भी जरूरी है, आपके चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, और आपको शुरू से पढ़ना चाहिए, अगर किसी भी चैप्टर में ना आपको इंटरेस्ट बनाना है और उसको सही से पढ़ना है, तो एक एक चीज पढ़ो, कुछ भी चीज मत छोड़ो, क्योंकि यार अगर आप चीजें स्किप करके पढ़ते हो ना तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं आता और फिर मजा भी नहीं आता, है ना। चलिए सो आगे स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ ये न्यूमेरिकल को तो बाद में करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चलिए अब तक हमने देखा क्या, कि अगर चार्ज रेस्ट पे होता है बच्चा, अगर चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे हो, अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो कोई करंट नहीं बनता, ठीक है, नो करंट विल फॉर्म, नो करंट विल फॉर्म। तो भाई करंट बनने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है, चार्ज का होके मोशन में होना जरूरी है, ठीक है। यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, यही चार्ज किस में आ जाए बच्चा, अगर मोशन में आ जाए, गति करने लगे, तो ये चार्ज क्या बनाएगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करेगा, ठीक है, क्या बना देगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट बनने के लिए चार्ज का मोशन में होना बहुत जरूरी है। चलिए सो इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, कैसे, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तभी करंट बन रहा है, इधर देखो, जब चार्ज फ्लो कर रहा है तभी करंट बन रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। आ जाओ डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, rate of flow of electric charges is called electric current. चलिए इसके डेफिनेशन से हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंटेड बाय आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, चलिए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट बनने के लिए पहला चार्ज चाहिए और चार्ज का मोशन में होना जरूरी है, तो ऊपर चार्ज लिख लो। ये रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना किसी चीज को। ठीक है, तो इसको टाइम से डिवाइड कर लो, आपके पास फॉर्मूला आ गया I इक्वल्स टू Q अपॉन में T। आसान फॉर्मूला है। I फॉर क्या है बच्चे? I फॉर इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, ये Q फॉर क्या है? Q मतलब चार्ज होता है। अभी हम पढ़ के आ रखे हैं पूरे चार्ज के ऊपर, हमने सारे डिटेल डिस्कस कर लिया टॉपिक। अच्छा, ये T क्या है? टाइम है। ठीक है, T क्या है? टाइम है। तो चार्ज अपॉन में टाइम ही क्या होता है? करंट होता है। चार्ज अपॉन में टाइम ही क्या होता है? करंट। अगर मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट क्या होगा, बताइए यूनिट। ठीक है, सो यूनिट आप खुद से बना सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चे? कूलॉम होता है। ठीक है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? सेकंड होता है, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कूलॉम पर सेकंड ही बराबर होता है किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ पे A4 क्या है? एम्पियर। ठीक है, A4 क्या है? एम्पियर। सो एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है बच्चे? एम्पियर है। ठीक है, याद रखोगे। चलो, कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर का करंट कैसे हम डिफाइन करेंगे। आ जाओ, उसको भी कर ले रहे बेटा। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन डिफाइन, और ये आपके एनसीईआरटी के ना इंटेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा कि एक एम्पियर का करंट कितना होता है, उसको डिफाइन करो। ठीक है, सो डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पहले फॉर्मूला लिखते हैं। I इक्वल्स टू Q अपॉन में T होता है ना। मेरे को 1 एम्पियर का करंट चाहिए, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए जरूरी है कि ये चार्ज भी क्या हो बेटा? यूनिट में हो, यानी 1 कूलम, और टाइम भी क्या हो? यूनिट में हो, यानी कि 1 सेकंड। तो देखो 1 से 1 डिवाइड हो गया, 1 एम्पियर आ गया। तो 1 कूलम पर सेकंड ही क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। 1 कूलम पर सेकंड ही क्या कहलाता है? एम्पियर। तो इतना लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। इसका इंग्लिश यानी कि डेफिनेशन लिख के आना होगा पेपर में। ठीक है, आ जाओ। डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? जो हमने समझा उसी से डेफिनेशन बना लेंगे। डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है तो कितना करंट बनाता है बेटा? 1 एम्पियर करंट बनाता है। ठीक है, सो 1 एम्पियर ऑफ करंट डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। आसान है। चलिए, तो ये हमने करंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक छोटा सा बात करेंगे कि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, या कोई और ही क्वांटिटी है। आ जाओ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट पे बात करते हैं। सवाल है क्या हमारा? डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट में डायरेक्शन होता है या नहीं होता? कौन सी क्वांटिटी है करंट, है ना? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? आखिरकार ये जो करंट है वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, तो देखते। हमने अभी पढ़ा स्केलर के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर के लिए डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, ये जो करंट है थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ना करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, बट इसको फिर भी हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। क्यों लेते हैं? आ जाइए। जैसे कि मान के चले ये जो वायर है इससे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो वायर है सेम इसके साथ पास हो रहा है जस्ट। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड वायर है इसमें कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? लेट्स सपोज 3 एम्पियर का करंट होना चाहिए। तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ये करंट जाकर के यहाँ पे कितना बना देगा टोटल? ऑब्वियसली कितना? 2 + 3 कितना हो गया? 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा क्या? यहाँ पे हमने सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर दिया।
कि 2 और 3 क्या होता है, 5 हो जाता है ना। चलिए, यानी कि इसको तो हम नॉर्मल अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं जैसे स्केलर क्वांटिटी करते हैं, तो इसको हम स्केलर मानते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्शन भी तो है करंट में, देखो मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ एरो से। या फिर आपने बचपन में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा क्या, कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में फ्लो होता है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, तो करंट के पास तो डायरेक्शन है। फिर भी इसको हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, तो देखो इन रियलिटी जो करंट है वो टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। जो करंट होता है ना बेटा इन रियलिटी, ठीक है, वो टेंसर क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी होता है। बट क्योंकि हम उतने हायर मैथमेटिक्स अभी जानते नहीं है, 10th में पढ़ाया जाता है, 9th 12th में, ठीक है। सो हम 12th तक करंट को हम क्या मान के चलेंगे, स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। अच्छा, टेंसर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बच्चे इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है, और बट ये स्केलरली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, ठीक है, इसलिए टेंसर बोलते हैं। अब क्योंकि अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी लेके चलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लेके चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन है तो वेक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन जिसमें होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पीछे रीजन छुपा मैथ्स में, ठीक है, कि ये ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता, मतलब वेक्टर के मैथ्स को फॉलो करता ही नहीं है, ठीक है। सो नॉर्मली ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी मान के चलेंगे, है ना। चाहे वो 10th हो, चाहे 11th हो, 12th हो, हम करंट को क्या मान के चलेंगे बच्चे, स्केलर क्वांटिटी मान के चलेंगे, ठीक है। आया समझ में, चलिए। सो ये हम डायरेक्शन ऑफ करंट पे बात कर लिया हमने, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक, फिजिकल क्वांटिटी कौन सा भाई, स्केलर क्वांटिटी, है ना। चलो थोड़ा और बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, इसके हम डायरेक्शन की बात करें, तो ये फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये कैसे फ्लो होता है बेटा, फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। या अगर बैटरी के टर्म में समझना चाहते हो तो जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि जो आई है वो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में फ्लो होता है, ठीक है। तो फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस पे, कि करंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वही इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि अभी मैंने दिखाया था ये वाला, ठीक है। उसके बाद देन हम पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल का टर्म जिक्र करा, ये पोटेंशियल क्या होता है, ये सारा चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले पूरे डिटेल में विद न्यूमेरिकल्स। चलिए, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है, आज इसको करते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करे करो, ठीक है, और गिवन लिख लिया करो, ठीक है। आपका मतलब 50% वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर है, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 0.5 एम्पियर। अच्छा, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से निकल रहा है कितना, 0.5 एम्पियर का करंट। अच्छा, फॉर 10 मिनट, कितने टाइम के लिए, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट। अच्छा, क्या हम मिनट को लेके सॉल्व कर लेंगे, नहीं, मिनट ऐसा यूनिट नहीं होता, तो जरूरी है पहले आप जो भी गिवन डाटा उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो 10 मिनट में कितना सेकंड होता है भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में कितना हो गया, 10 × 60 कितना हो गया, 600 सेकंड। क्लियर बेटा, ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट में हो गया। अच्छा, और क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने करंट का फॉर्मूला देखा, क्या होता है, I बराबर Q/T। तो क्या यहाँ से हम चार्ज का फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि Q बराबर I × T। अब I की वैल्यू गिवन है, ये देखो कितना, 0.5, ठीक है। आप लोगों से हो गए बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। देखो 0.5, आप भी जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ वीडियो को पॉज करेंगे, पहले ट्राई करेंगे, देन फिर देखेंगे, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को टैकल नहीं करोगे, जब तक अटैक नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और सीख भी जाओगे तो अगर एग्जाम में नया सवाल आएगा वहां पे भाई फंस जाओगे, ठीक है। तो जरूरी है अभी प्रैक्टिस आपका नए नए क्वेश्चन पे होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक तरह से फाइट करना सीखो नए क्वेश्चन के साथ, कैसे टैकल करेंगे, और वो आप खुद सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा, चलिए, या तभी सीख पाओगे। 0.5, ठीक है।
टाइम कितना 600, तो 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ से पॉइंट हटा, 0 आया, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 6 5 30, ठीक है, यानी कितना आ गया 300, क्या 300 कूलम, ठीक है। चलिए सही है, 6 5 50 से, हाँ कैलकुलेशन देख लेना, अगर मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। 300 कूलम चार्ज आ गया, आसान था क्वेश्चन था। सो बाकी इतना आप लोग एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, है ना, और ये लेक्चर के नोट जरूर बनाइएगा, वरना फिर रिवीजन में दिक्कत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।